हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर कनेक्शन पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 6 जंतुओं में जनन। तो अब तक हमने क्लास 6, 7th और 8th की एनसीईआरटी, जो कि हम सीटेट पेपर 2 और यूपी टेट पेपर 2 साइंस के लिए पढ़ते हैं। जो यूपी टेट पेपर 2 साइंस होता है उसमें तो एनसीईआरटी पूछी जाती है और सीटेट में भी पूछी जाती है। यूपी टेट केवीएस हर जगह एनसीईआरटी साइंस से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अब तक हमने क्लास 6, 7th और 8th क्लास 6, 7th को तो कंप्लीट कर लिया है। क्लास 8th कंटिन्यू है। अभी 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो आपको सारी प्लेलिस्ट की जो लिंक है, सारे चैप्टर्स की लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और फर्स्ट कमेंट पिन होगा मेरा, उसमें भी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आज की जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 6 जंतुओं में जनन। मतलब आज हम ये जानेंगे कि जो जंतुओं में जनन किस तरीके से होता है। इसी के साथ साथ जो हमारा क्लास 7th एनसीईआरटी था, उसमें जो चैप्टर था उसमें हम पौधों के जनन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन तो इसमें जंतुओं में जनन की बात की गई है। परिसंचरण एवं जो श्वसन प्रक्रिया होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि मनुष्य में जंतुओं में कैसे श्वसन प्रक्रियाएं होती हैं और प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए ये जो प्रक्रिया है ये आवश्यक होती है। आप सभी जानते हैं कि हर जो जाति है उसकी जो स्पीसीज है उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, या ये कह सकते हैं कि जनन आवश्यक होता है। तो इसीलिए जो जनन है उसके बारे में हम जानेंगे कि जंतुओं में जनन किस प्रकार से होता है। तो आप सब ने अपने आसपास देखा ही होगा, बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। किसी के अंडे होते हैं और किसी के बच्चे होते हैं। जैसे आप गाय भैंस जानेंगे और कैटरपिलर वगैरह, और जैसे अपने आसपास सभी छोटे बड़े जीवों को आपने देखा होगा। तो पौधों की ही तरह जनन की 2 विधियां हैं जंतुओं में भी। कहीं लैंगिक जनन होता है और कहीं अलैंगिक जनन होता है। तो जिस तरीके से पौधों में आपने जनन के 2 प्रकार पढ़े थे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, उसी तरह से जंतुओं में भी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन 2 प्रकार से जनन होता है। तो आई होप आप सबको थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पता ही होगा। अगर आपने हमारी जो पिछली एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th है उसको देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से काम आएगी। आप देखिए, जो भी अभी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं 7-8 फरवरी को, उसमें जो साइंस है देखिए उसमें किस तरीके से एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप उसका जो एनालिसिस है आप ज़रूर देखिए, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा वो वीडियो भी। तो आपको पता चलेगा कि कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे एग्ज़ाम में एनसीईआरटी पढ़ने की। तो आप ये जो क्लासेस हैं इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो ये आप देखते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो आप देखते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। तो ये जो जंतुओं में भी नर एवं मादा विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। तो जिस तरीके से पौधों में अलग अलग भाग होते थे उसी तरह से जंतुओं में भी हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं, या युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाते हैं। इस प्रकार जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है हम उसको क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो जो लैंगिक जनन है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ नर मेल और मादा फीमेल युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है, उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो लैंगिक जनन है इसके अंदर हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, नर जनन अंग की बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे। इसमें एक जोड़ी क्या होते हैं, नर जनन अंगों में एक जोड़ी वृषण, जिसको हम इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं, 2 शुक्राणु नलिका जिनको हम स्पर्म डक्ट्स बोलते हैं, शुक्राणु नलिका को हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट्स, और एक सिसन जिसको हम बोलते हैं
पेनिस। ठीक है, तो आप अगर इनको इंग्लिश में याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी लर्न करने में। जो वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं? नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे हम मेल गायमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर युग्मक को मेल गायमेट बोलते हैं, और जिन्हें हम शुक्राणु मतलब स्पर्म बोलते हैं। वृषण क्या करते हैं? जो टेस्टिस होते हैं वो लाखों शुक्राणु यानी कि स्पर्म उत्पन्न करते हैं, जिसमें शुक्राणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। तो जो शुक्राणु की जो आकृति है वो आप अभी डायग्राम में देखेंगे। इसमें एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सामान्य संघटक पाए जाते हैं। तो ये फर्स्ट डायग्राम है, आप देखेंगे इसमें फर्स्ट डायग्राम में बताया गया है। यहाँ पर यह है शुक्राणु नलिका। क्या है? शुक्राणु नलिका है, और इसके बाद ये सीसन जिसको हम पेनिस बोलते हैं, और ये वृषण जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं। तो इस तरीके का ये डायग्राम रहता है। अब हम देखते हैं मानव शुक्राणु, जो कि जिसके बारे में हमने जाना अभी। ये इसका मध्य भाग है, और ये है सिर, और ये है पूंछ, और ये कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। मानव शुक्राणु इन्हें बोलते हैं। तो ये कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में, पूछा ही जाता है, सीटेट और यूपीटेट दोनों में ही। तो ये दोनों हो गया। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मादा जनन अंग की बात करेंगे। मतलब अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे। किसकी? मादा जननांगों में एक जोड़ी क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं, मतलब ओवरीज, अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी। इनको बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। गर्भाशय मतलब यूट्रस होता है। तो अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होती हैं, और गर्भाशय होता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यहाँ पर ओवरी बोलेंगे, ओवरीज, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और गर्भाशय को हम यूट्रस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा डायग्राम देख सकते हैं। आपको ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये है अंडवाहिनियाँ। ये क्या है? अंडवाहिनियाँ, जिनको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और ये है अंडाशय जिसको हम ओवरीज बोलते हैं, और ये है गर्भाशय जिसको हम क्या बोलते हैं? यूट्रस। तो मानव में मादा जननांग और नर जननांग आपने समझ लिया। अब हम आगे के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर? अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। अंडाशय क्या करता है? मादा युग्मक उत्पन्न करता है, जिसे अंडाणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाणु भी बोलते हैं। मानव स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक विकसित अंडाणु और डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में वो खुलती है। मतलब एक एग होता है जो कि विकसित होता है, और फिर फैलोपियन ट्यूब के थ्रू वो उसका निर्मोचन होता है, मतलब वो बाहर आता है। तो ये मंथली ये चीज़ होती है, आप सभी को पता है। तो गर्भाशय वह भाग है जहाँ क्या होता है? शिशु का विकास होता है। तो शिशु का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। शुक्राणु की तरह ही अंडाणु भी एकल कोशिका है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या है? एकल कोशिका है। तो मानव अंडाणु का जो डायग्राम रहता है वो इस तरीके का रहता है, जहाँ पर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझते हुए चलना है, क्योंकि सब कुछ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब अगर हम बात करें निषेचन की, ये निषेचन क्या होता है? तो आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपने पढ़ा जो जनन है वो दो प्रकार का होता है जंतुओं में भी, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, जो लैंगिक जनन होता है बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ मेल और फीमेल के युग्मकों का संलयन होता है। और दूसरा जो था वो था अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ केवल एक ही जनक सिंगल पेरेंट ही क्या करता है? नए जीवों को जन्म देता है। उसके बाद हमने पढ़ा
इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा नर जनन अंग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। वृषण, एक जोड़ी वृषण टेस्टिस, 2 शुक्राणु नलिकाएं स्पर्म डक्ट्स और एक सीसन पेनिस होता है। तो शुक्राणु क्या करते हैं, वृषण क्या करता है, मतलब टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म उत्पन्न करता है, शुक्राणु को उत्पन्न करता है। उसके बाद हमने पढ़ा मादा जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें एक जोड़ी क्या होता है, अंडाशय होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरीज बोलते हैं। और इसी के साथ साथ अंडवाहिनी यानी जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और गर्भाशय यूट्रस होता है। इसी के साथ साथ अंडाशय अंडाणु जिसे हम ओवा या एग बोलते हैं, मतलब जो अंडाशय हैं वो अंडाणु उत्पन्न करते हैं, उसको हम ओवा या एग्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो जनन का जो पहला चरण है उसमें शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, मतलब फ्यूजन होता है। संलयन क्या होता है, फ्यूजन। निषेचन होता है जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। तो जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, फ्यूज़न होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं, संलयित होकर एक हो जाते हैं, और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट का। इसके साथ साथ इनके डायग्राम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर जो शुक्राणु है वो इस तरीके से अंडाणु के साथ क्या करता है, फ्यूज़न करता है, निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। आगे देखते हैं, ये हुआ संलयन। ये संलयित होकर के क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो स्त्री होती है, मतलब जो माँ होती है, उसके अंडाणु और नर जो पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, जिससे क्या होता है, नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से और कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखकर ये आप जान सकते हैं। यह पहचानने का प्रयास कीजिए कौन से लक्षण माता के हैं, कौन से पिता के। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चैप्टर में दी गई हैं, लेकिन हम वहीं पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसको हम आंतरिक निषेचन बोलते हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कीजिए। वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है उसको हम आंतरिक निषेचन बोलते हैं, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो कि मादा के शरीर के अंदर होता है। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो मनुष्य, गाय, कुत्ते और मुर्गी, ये सभी क्या हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। इनके जो अनेक जंतु हैं ये आंतरिक निषेचन करते हैं या इनमें आंतरिक निषेचन होता है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है परखनली शिशु के बारे में, लेकिन हम इसको बाद में बात करेंगे। पहले हमने जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है उसी के साथ साथ हम सबसे पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनमें निषेचन की प्रक्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। तो ये जंतुओं में कैसा निषेचन होता है, मादा शरीर के बाहर होता है, तो इनसे बाह्य निषेचन बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेढक और मछली, क्योंकि अभी आपने पढ़ा जल में निषेचन होता है। तो नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों के साथ रखती है, जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। तो ये जो जीव होते हैं पानी में अंडे देते हैं, इनमें कोई कवच नहीं होता है। तो इस तरीके से ये मेढक के अंडे हैं,
डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये बाह्य निषेचन का एग्जाम्पल है। तो मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं और शुक्राणु अंडु कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। और इस प्रकार जल का निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल है मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में यह होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो आपने देखा होगा ऐसा मेढक वाला ये जो जलीय जंतु हैं, ये वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में तालाब में इस तरीके से यहाँ पर इनका निषेचन होता है। तो अब हम बात करते हैं परखनली शिशु के बारे में। तो आप बूझो और पहेली के जो अध्यापक हैं वो अपने कक्षा में कुछ बताते हैं। तो कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनियाँ क्या होती हैं? अवरुद्ध हो जाती हैं। फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो चिकित्सक होते हैं वो ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन भी हो सके। इसको भी ऐसे बोलते हैं इन विट्रो निषेचन। तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होता है। शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके का जो था परखनली शिशु के बारे में जाना। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा आज जो आपने टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट पिन में मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।